हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे यूपी टेट सीडीपी 2026 से रिलेटेड सीडीपी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार प्रीवियस ईयर में रिपीटेड होते चले आए हैं। ये वह क्वेश्चंस हैं जो लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चंस हमने डिज़ाइन किए हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस उम्मीद है कि यूपी टेट 2026 में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चंस काफ़ी प्यारा क्वेश्चंस है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसे देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निज वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? ये बच्चे के अहंकार को दर्शाता है, या ये बच्चे के आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक साधन है, या फिर ये बच्चे के सामाजिक अलगाव का संकेत है, या फिर ये बच्चे के संज्ञानात्मक अक्षमता का लक्षण है। संज्ञानात्मक अक्षमता का लक्षण है। तो ये निज वाक्य क्या है? प्राइवेट स्पीच क्या है? बच्चा क्या खुद से बात करता है। किससे? खुद से बात करता है। खुद से क्या है? बात करता है। खुद से बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कि ये बच्चे के आत्मनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक साधन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्लास को दोस्तों शुरू से लास्ट तक देखना है। इसमें काफ़ी प्यारे क्वेश्चंस है और जो क्वेश्चंस आप इनको कर लेंगे ये आपको मेन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इस क्लास से आपको हेल्प मिलने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यूपी टेट से रिलेटेड काफ़ी प्यारा कंटेंट आपको फ्री में देने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन से कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की धारणा विकसित होती है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, या फिर उत्तर परंपरागत स्तर, या फिर दंड आज्ञाकारिता स्तर। तो पहले इसके कोलबर्ग के क्या है? तीन लेवल हैं। पहला लेवल ये है, दूसरा परंपरागत स्तर और तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। इसके 3 लेवल हैं। पहले लेवल के 2 स्टेजेस हैं। क्या हैं? 2 स्टेजेस हैं। पहला क्या है? क्या है? दंड और आज्ञाकारिता। दंड और आज्ञाकारिता। दंड और आज्ञाकारिता। जैसे हमारा सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल में क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की। क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छी लड़की। थर्ड वाला क्या है? उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें बच्चा कहता है अगर नियम समाज के भले के लिए हैं तो उन्हें मान लेना है, अगर समाज के भले के लिए नहीं है तो नियमों को क्या है? बदला जा सकता है। क्या है? बदला जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। ये दिया थॉर्नडाइक के सीखने के गुण और नियमों यानी कि सेकेंडरी लॉ में से कौन सा नियम मानसिक विन्यास के मेंटल सेट से संबंधित है? मेंटल सेंस से संबंधित है। क्या है? मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मसातीकरण का नियम, या फिर बहु अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी टेट से रिलेटेड हम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे ये दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के अनुसार अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन की प्रक्रिया में किन 2 उप प्रक्रियाओं का संतुलन शामिल है? किन 2 प्रक्रियाओं का संतुलन शामिल है? प्रत्यक्षीकरण और संप्रत्याय, आत्मसातीकरण और समायोजन, स्कीमा और संगठन, संरक्षण और वर्गीकरण। एडेप्टेशन में क्या शामिल है? ये आत्मसातीकरण और समायोजन शामिल है। यानी कि बच्चा किसी चीज़ को जब सीखता है तो वो आत्मसात करता है। आत्मसात कैसे करता है? जैसे कोई उसका स्कीमा है। क्या है? स्कीमा है। स्कीमा है। अब जैसे कोई उसे नई जानकारी मिलती है तो नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना। किसके? पुराने स्कीमा में जोड़ना। तो ये क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण हो जाएगा। आत्मसातीकरण। जैसे हमारा कोई स्कीमा दे रखा है, उसमें नई जानकारी को क्या, नई जानकारी के थ्रू स्कीमा को क्या बदलना। क्या है? बदलना। जब बदलता है उसे बदलना है, जब उसको बदलता है तो वो होता है समायोजन। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? अंतर्मुखी और बाह्यमुखी किसने प्रस्तुत किया था? सिगमंड फ्राइड ने, कार्ल जुंग ने, अल्फ्रेड एडलर ने या कैरन हॉर्नी ने? तो ये क्या था हमारा कार्ल जुंग ने। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अंतर्मुखी का मतलब क्या है? अंतर्मुखी का मतलब है वह अपने आप में खोया रहता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, वो एकांत में रहना क्या है? एकांत में रहना पसंद करता है। एकांत में रहना क्या है? पसंद करता है। एकांत में रहना पसंद करता है। बहिर्मुखी क्या है? बहिर्मुखी क्या है? बहिर्मुखी है वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, यानी कि लोगों के साथ रहना पसंद करता है। लोगों के साथ क्या है? रहना पसंद करता है। लोगों के साथ क्या है? रहना पसंद करता है। बाहरी लोगों के साथ रहना पसंद करता है। तो ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल जुंग ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6, सृजनात्मकता के 4P मॉडल में प्रोसेस प्रक्रिया का संबंध किससे है? प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस का संबंध किससे है? प्रोसेस होगा तो इसके 4P का मतलब क्या? पहले हम इसके मतलब को जान लेते हैं। 4P का मतलब है, पहला तो हो जाएगा नंबर 1 पर प्रोसेस, नंबर 2 पर हो जाएगा प्रोडक्ट, नंबर 3 पर हो जाएगा पर्सन और नंबर 4 पर हो जाएगा प्लेस। ये इसका 4P का मतलब है। अब वो पूछ रहा है प्रोसेस की प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो प्रोसेस की प्रक्रिया का संबंध सृजनात्मक चिंतन यानी कि थिंकिंग के चरणों से। किसके? थिंकिंग के चरणों से। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। ये दिया ब्लूम के संशोधित संज्ञानात्मक डोमेन 2001 के अनुसार सबसे उच्च स्तर पर उद्देश्य कौन सा है? मूल्यांकन यानी कि एवोल्यूशन, सृजनात्मकता यानी कि सृजन करना यानी कि क्रिएटिंग, या फिर विश्लेषण करना। तो पहले क्या था? 2001 से पहले क्या था? 2001 से पहले एवोल्यूशन यानी कि एवोल्यूटिंग को क्या था? सबसे पहले नंबर पर रखा जाता। लेकिन जब इसको 2001 के अनुसार पहले नंबर पर रखा जाता, के 2000 से पहले नंबर पर रखा जाता है। 2001 के अनुसार अब इसे क्या है? क्रिएटिंग को पहले नंबर पर रखा जाता है। क्रिएटिंग को पहले नंबर पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या? पावलोव के प्रयोग में घंटी और भोजन के बीच के समय अंतराल यानी कि टाइम इंटरवल क्या कहलाता है? विलोपन, उद्दीपक सामान्यीकरण, या विलंबित अनुबंधन, या सहअनुबंधन? तो ये हो जाएगा विलंबित अनुबंधन। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर क्या प्रयोग किया था? कुत्ते पर घंटी बजाई जाती थी। क्या? घंटी बजाई जाती थी। घंटी क्या थी? घंटी बजाई जाती थी। घंटी जब बजाई जाती थी तो कुत्ते को खाना दिया जाता था। तो उसके बीच में क्या? कुत्ते के मुंह से क्या? लार आने लगती थी। क्या? लार आने लगती थी। तो इसमें मैंने अपना जो पहला वीडियो कराया था उसमें मैंने आपको UCS, CS ये इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी शिक्षा में डिफरेंशिएट इंटरेक्शन विभेदित निर्देश का क्या अर्थ है? डिफरेंशिएटेड इंटरेक्शन यानी कि विभेदित निर्देश का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना, या छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों में बदलाव करना। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि छात्र की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसमें हम क्या है? बदलाव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। स्मृति की सूचना प्रसंस्करण मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अनुसार सूचना सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? अल्पकालिक स्मृति में, संवेदी स्मृति में, या फिर दीर्घ स्मृति में, कार्यकारी स्मृति में? तो सबसे पहले जो प्रवेश करती है वो करती है सेंसरी मेमोरी में। इसमें बहुत ही कम समय के लिए आती है। क्या? बहुत ही कम समय के लिए इसमें प्रवेश करती है।
बहुत ही कम समय के लिए क्या है, प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अस्तित्ववादी, क्या अस्तित्ववादी एक्सटेंशन इंटेलिजेंस का क्या अर्थ है? शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना, या जीवन के गहरे रहस्य और मृत्यु के अर्थ के बारे में सोचना, या फिर प्राकृतिक दुनिया के प्रति संवेदनशील होना, या फिर गणितीय समस्याओं का समाधान करना, गणितीय समस्याओं का समाधान करना। तो ये अस्तित्ववादी बुद्धि है। अस्तित्ववादी बुद्धि का क्या होगा, ये हो जाएगा जीवन के गहरे रहस्य और मृत्यु के बारे में सोचना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार एक शिक्षक को छात्र के अधिगम में किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? छात्र के अधिगम में किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? तानाशाह की यानी कि डिक्टेटर की, अनुशासक यानी कि डिसिप्लिनर की, मार्गदर्शक और स्केप होल्डर की, या फिर ज्ञान के अंतिम स्रोत की? तो इसमें मार्गदर्शक और स्केप होल्डर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें फैसिलिटेटर और स्केप होल्डर की भूमिका निभानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष का मुख्य मनोवैज्ञानिक संकट है? क्या विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भ्रम आइडेंटिटी, यानी कि पहल बनाम अवबोध, या स्वायत्तता बनाम शर्म? इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या होता है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। इसमें क्या, आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूज़न बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रहता है। विश्वास बनाम अविश्वास क्या होता है, जब बच्चा पहली यानी कि दूसरी अवस्था में होता है, यानी कि बाल्य अवस्था में होता है, ये उसकी स्टेज है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। बुद्धि की संरचना मॉडल, एसआई मॉडल, जिसमें 180 मानसिक योग्यताएं बताई गई, किसने दिया? तो ये दिया था रेमंड कैटेल ने। किसने दिया था? रेमंड कैटेल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कैल्कुलिया से ग्रस्त बालक मुख्य रूप से किस क्षेत्र की समस्या होती है? हस्तलेखन में, स्थानिक समझ और दिशा ज्ञान में, या अंकगणित संक्रिया तथा तर्क में, यानी कि वाचन के उच्चारण में? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। डिस्कैल्कुलिया किससे संबंधित है? गणितीय विकार से। किससे? गणितीय विकार से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके अंकगणितीय संक्रियाओं और तर्क में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर, मोसले की आवश्यकता पदानुक्रम में आत्मसिद्धि यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ठीक पहले की आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, प्रेम और संबद्धता की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता? क्या? शारीरिक आवश्यकता। तो ये ऑप्शंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 यानी कि सम्मान की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के ऋणात्मक पुनर्भरण यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ क्या है? यानी कि रेनफोर्समेंट का अर्थ क्या है? किसी अप्रिय उद्दीपक को हटाकर व्यवहार को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी अप्रिय उद्दीपक को क्या हटाकर व्यवहार को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम के लिए आहा अनुभव कब होता है? बार बार अभ्यास करने से, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने से, समस्या की पूर्ण स्थिति, अचानक प्रत्यक्षीकरण होने से, दूसरों की नकल करने से? क्या? नकल करने से। तो ये होता उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने से, समस्या की पूर्ण स्थिति का नहीं, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने से
होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार अधिगम की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? निष्क्रिय और सामाजिक होनी चाहिए, सक्रिय और सामाजिक होनी चाहिए, निष्क्रिय और व्यक्तिगत, सक्रिय और व्यक्तिगत होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए सक्रिय और सामाजिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सक्रिय जो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। क्या? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग से सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। सामाजिक यानी कि सोशल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सोशल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रक्षेपी तकनीकी रोसर स्याही धब्बा परीक्षण इन बुकलेट इंक ब्लॉट टेस्ट का उपयोग किसके में किया जाता है? किसके मापन में किया जाता है? बुद्धि के मापन में किया जाता है, अभिरुचि के, या अचेतन व्यक्तित्व के मापन में, यानी कि अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये जो क्या है, धब्बा परीक्षण कब किया जाता है? अचेतन व्यक्तित्व के लिए किया जाता है, यानी कि अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपको हम देते रहेंगे। ये तो प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसका कंटेंट की भी क्लासेस आने वाली हैं। सारी हम मास्टर क्लासेस लेकर आएंगे। जिस टॉपिक को भी उठाएंगे उस टॉपिक को, चाहे वो 1 घंटा हो या फिर 2 घंटे, उसको उसी एक क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम काफ़ी सारी मास्टर क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री में और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ प्रोवाइड करने वाले हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का रेशियो क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए वन अनुपात 35। वन अनुपात कितना? 35 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति उपकरण के कल्चरल टूल्स अधिगम में कैसे मदद करते हैं? वे स्मृति को कम करते हैं, वे विचार और संज्ञानात्मक विकास को आकार देते हैं, वे आनुवांशिक साधन कर लेते हैं, ये केवल मनोरंजन का साधन है। तो ये विचार और संज्ञानात्मक विकास को आकार देते हैं, इनके उसको क्या बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संवेगात्मक बुद्धि। क्या? संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? शब्द को लोकप्रिय बनाने का क्या श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है डेनियल गोलमैन को। डेनियल गोलमैन को जाता है। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत क्या? बहुबुद्धि सिद्धांत है। क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत है। बहुबुद्धि सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विकास के संदर्भ में स्पेसिलिसिटी यानी कि प्लैस्टिसिटी का अर्थ क्या है? विकास का स्थिर और अपरिवर्तनीय है। विकास के दौरान अनुभवों में से मस्तिष्क और व्यवहार के बदलाव संभव हैं। व्यवहार के बदलाव क्या संभव हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की अवधारणा सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में विकसित हुई थी? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज। तो ये हुई थी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चंस करके अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस पहले एग्ज़ाम में पूछे जाते थे, और उन्हीं पर आधारित हमने ये काफ़ी प्यारे क्वेश्चंस अपने डिज़ाइन किए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, कोहलर के अनुसार सुल्तान चिंपैंजी ने बक्से और छड़ी का उपयोग किया, ये किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? लेटेंट लर्निंग, अंतर्दृष्टि लर्निंग, इनसाइड लर्निंग, या अवलोकन अधिगम, या फिर क्रमदेशित लर्निंग। ये होता है हमारा अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बस उसने क्या है, चिंपैंजी ने ऑब्जर्व किया तब जाकर उस पर काम किया। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 27, समाजीकरण का द्वितीयक संस्थान सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है? परिवार और पड़ोस क्या है? फर्स्ट एजेंसी है।
विद्यालय और मीडिया का है, ये सेकंड एजेंसी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे माता पिता भाई बहन क्या है, ये प्राइमरी एजेंसी है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28। प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था के अंत तक विकसित होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का किस अवस्था का होता है? ये संवेदीय पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में विकसित होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है बच्चा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये सेकंड स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये क्या थर्ड स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है फोर्थ स्टेज में। इसमें क्या है बच्चा? इरिवर्सिलिटी का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। क्या? इरिवर्सिलिटी का गुण इस बच्चे में आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रिवर्सिलिटी आ जाती है, यानी कि उल्टे को सीधा करना, सीधे को उल्टा करना, इसमें बच्चा क्या जान जाता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। किसमें आ जाती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। क्या? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ झगड़ना, या अभिव्यक्ति में नवीनता, या जिज्ञासा की प्रचुरता। तो ये हो जाएगा दूसरों से झगड़ना। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चंस क्या है? शिक्षण की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड का सही क्रम क्या है? नियम बनाना, उदाहरण सत्यापन करना, उदाहरण अवलोकन सामान्यीकरण करें, या नियम बनाना विश्लेषण, या फिर उदाहरण या फिर अवलोकन करना, नियम बनाना, उदाहरण देना। क्या है? उदाहरण देना। तो ये हो जाएगा हमारा उदाहरण से अवलोकन करेगा, अवलोकन से सामान्यीकरण, और सामान्यीकरण से क्या है? नियम करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए आपके इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए, और ये क्लास आपको कैसा लगा। तो देखते रहिए एमडी मंत्रा ऑफिशियल।